बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाना बहुत सारे लोगों के लिए एक नॉर्मल खबर होगी, लेकिन नवाज शरीफ ने किस तरह ताकतवरों के खिलाफ गेम डाली और अब ये जो जंग है ये कहां पर इख्तिताम पजीर होगी और इसहाक डार इस आम सीट पर बैठकर करेंगे क्या, ये तफसील इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सारा मेला लूट लिया है। उन्होंने अपनी जो तफसीलात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आवाम के सामने रखी हैं, यकीन मानिए कि अब काजी फायद ईसा जो है उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है, चूंकि उनको एक चैलेंज दे दिया गया है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर तफसील आपके सामने रखनी है। किसानों के खिलाफ इस वक्त जो कुछ हुकूमत पंजाब कर रही है, यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान का कोई अनोखा वाकया तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जिस हम ज़रात को कहते हैं, SIFC की कहानियां रोज हम सुनते हैं और वहां पे भी ज़रात की बात होती है, लेकिन किसानों को पीस कर कौन सी ज़रात करनी है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किस तरह ज़बरदस्त तरीके से किसानों के लिए इकदामात उठाए हैं, ये भी एक आम स्टोरी है। आपके सामने ये खबर रखनी ज़रूरी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगरचे बहुत सारा पहाड़ी इलाका है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारा इलाका जो है वो जरी भी है, जहां बाकायदा गंदम, चावल और दीगर फसलें काश्त होती हैं। अब इसके साथ जो है जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, मैं समझता हूं इस मौके पर सिर्फ ये एक काम नहीं है, बल्कि देखिए आप टिकटॉक वीडियोज को छोड़ दें, चूंकि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम टीवी चैनल्स अब वो लगे हुए हैं मरियम नवाज की मशहूरी के अंदर। ये आप मीडिया कवरेज इन चीजों को छोड़िए। और वैसे भी पंजाब चूंकि बड़ा सूबा है तो हमेशा पंजाब को ज्यादा कवरेज मिलती है ये चीजें, या उसके बाद दूसरा नंबर होता है सिंध का, तीसरा नंबर KP के, और फिर बलूचिस्तान की बारी आती है। ये बदकिस्मती है चूंकि PTV हो या दीगर प्राइवेट टीवी चैनल, और अब तो टीवी चैनल वैसे ही शरीफ खानदान की मुट्ठी में होते हैं और ताकतवर हलकों के साथ जो है जब यस होती है तो मामलात और भी ज्यादा आसान हो जाते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो ऐलान किया है, ये मुजम्मल असलम साहब चूंकि मुशीर हैं, वो बड़ी इस वक्त कैलकुलेटेड लोगों के सामने चीजें चूंकि नहीं आती तो वो बहुत कैलकुलेटेड कुछ अच्छे इकदाम कर रहे होते हैं। अब मैं वो आपके सामने रखता हूँ। मसलन अब देखिए, एक तरफ आटे के लिए और रमजान पैकेज के लिए लाइनों में लगाया गया, फिर उसके अंदर करप्शन, उसके अंदर फिर इश्तिहारी मुहिम वो चलाई गई, यानी 15 करोड़ रुपए के तो इश्तिहारात दे दिए गए एक कंपनी को। ये मोहसिन नकवी के टीवी ने खबर, 3 करोड़ कमीशन का इल्जाम भी लग गया। फिर बाबू जी की जो तस्वीर लगाई वो भी जो गट्टू थे वो तकरीबन 6 करोड़ में बताया गया कि वो पड़े हैं। तो ये कौमी, ये यानी माले मुफ्त दिले बेरहम, अवाम का टैक्स पेयर का पैसा है। जो तख्ती लगानी है, कोई पुराना मनसूबा भी है, अपने अब्बे का नाम ऊपर लिख दो, नवाज शरीफ पार्क, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। मुकाबला हो रहा है इमरान खान के साथ, तो नाम रख दे नवाज शरीफ। भाई आप जरा लोगों से मांगेगा फंड प्राइवेटली। इमरान खान तो एक क्रिकेट का हीरो था, उसने लोगों को कहा, लोगों ने उसकी अमानत दयानत को जो है वो पैसा दिया, 9 अरब रुपए सालाना गालबन इस वक्त भी शौकत खानम को लोग देते हैं, एतमाद करते हैं। तो अगर इमरान खान का मुकाबला करना है तो गवर्नमेंट के पैसे पे तो ना करो ना। जरा अब्बा जी को कहो कि वो ऐलान करें कि वो जो है वो कैंसर हॉस्पिटल बड़ा अच्छा काम है नेकी का, वो करने जा रहे हैं, जरा आप पैसे जमा करवाएं, डोनेशन दें, ताकि पता चले कि आपके अब्बा जी की वर्थ क्या है और आपकी वर्थ क्या है। मुकाबले ऐसे करें। गवर्नमेंट का जो मनसूबा, नवाज शरीफ का नाम लिख दे। अब यहां पे भी रमजान का पैकेज दिया गया और ये खाता सारा किया गया, लेकिन वहां पे क्या किया, चौकर दिया गया आटे के नाम पे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 10-10 हजार उनके अकाउंट में डाला। चले भाई, जो मर्जी है आप लें। फिर जो है वो यहाँ पे 3500 का वो बताते हैं। पंजाब में इलाज मुयसर नहीं, 200 यूनिट फ्री बिजली के वादे से भी मुकरे हैं। ये आज पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा है। पंजाब हुकूमत अब किसानों का मुआशी कत्ल करके वादे के मुताबिक 3900 फी मन गंदम खरीदारी से मुकर गई है और फिर 3100 फी मन बोरी नीलाम करा रहे हैं। ये बात ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सख्त माली मामलात के बावजूद 6 लाख टन गंदम 3900 फी मन की नकद खरीदारी का ऐलान किया है।
جس میں 3 لاکھ ٹن گندم کی ترجیح مقامی کسان کو دی جائے گی۔ اگر ہدف پورا نہیں ہوا تو پنجاب کا کسان خیبر پختونخوا حکومت کو گندم بیچ سکتا ہے۔ اس لیے خیبر پختونخوا حکومت اب تک تمام صوبوں اور وفاق پر سبقت لے گئی ہے۔ رمضان پیکج 10,000 درہم، پھر صحت کارڈ، پھر جو ہے وہ ڈونرز کانفرنس کر کے تمام صوبوں پر سبقت لے گئے ہیں۔ یہ 1 عالمی مالیاتی اداروں کے اندر جو ہے وہ ڈونرز کانفرنس میں 1.8 ارب ڈالر کے عزائم کیے۔ یہ سب عمران خان کے بیعت اور برکت اور علی امین گنڈا پور کا خصوصی طور پہ مشن ہے، جو انہوں نے آج آفیشیل یہ پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اب نواز شریف جو ہے وہ بعد نہیں آتے، جب بھی آتے ہیں کوشش کرتے ہیں، لیکن کرپشن کیسز ہیں، معافی کروانی ہوتی ہے۔ شہباز شریف کے ساتھ وہ مل کر وہ کچھ چیزیں سیکھ گئے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہوا ہے عوام ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتی، انہوں نے ایک نعرہ لگانا ہوتا ہے، اور جو مخصوص طبقہ مفاد پرستوں کا لگا ہوتا ہے یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کو مخلص سمجھتے ہیں، تو ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے ووٹ کو عزت دو، کبھی کوئی بیانیہ لگایا، آخر میں ڈیل کی اور اقتدار لے لیا۔ نواز شریف جب بھی اقتدار میں آئے، یہ کوئی بھی جینون غیر جانبدار پاکستان کی تاریخ کا طالب علم ہو، جب بھی نواز شریف اقتدار میں آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے یا بنا کے آئے ہیں، ایک ماحول ان کے لیے سازگار ہوتا ہے، وہ بنتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے بنانا تھا وزیر خزانہ جو ہے وہ اسحاق ڈار کو، یعنی ملک کو دیکھیں نا، اگر لوٹنا ہو، کرپشن کرنی ہو، منصوبے سارے معاملات، پھر ویسے بھی اگر حکومت آپ کی ہے تو جواب دہی بھی آپ کی ہے، تو عام وزارتیں وزیر خارجہ ہو یا وزیر خزانہ ہو، یعنی وزیر خزانہ، خارجہ تو چلیں وہ بنا دیا، یا وزیر داخلہ، عام عہدے تو لے لیے طاقتور انہوں نے خود، یعنی اورنگزیب اور محسن نقوی، پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ اور اس طرح کے ذمہ داران۔ اچھا، یہاں پہ اسحاق ڈار خزانے کی چابی ان کے پاس نہیں ہے، اب یہاں سے ان کچھ منصوبوں کے اندر خرچے کر کے انہوں نے مال بنانا تھا، نکالنا تھا، تو وہ جب نکالا پھر ان کو ECC کے اندر ڈالا گیا، پھر وہاں بھی جو ہے وہ رولا پڑا، محمد اورنگزیب جو ہے ان پر انہوں نے حاوی ہونے کی۔ تو یہ ایک تاثر دینا ضروری ہے اسحاق ڈار کا کہ ان کے بغیر پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی۔ جو بربادی انہوں نے پہلے کی ہے وہ اس کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ایک نیا بندہ لے آئے ہیں، تو یہ ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ شروع تھا۔ لیکن وہ تھے وزیر خارجہ، جب ادھر کی کمیٹی میں ڈالتے تو وہ کہتے کہ ان کو اس کمیٹی کے اندر کیوں ڈالا ہے، تو اب ایک ایسے عہدے کی ضرورت تھی۔ دیکھیں نا، میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ تجزیات دے رہا ہوں، ڈپٹی وزیر اعظم ان کو بنا دیا گیا ہے، اب ایسے عہدے کی ضرورت تھی کہ جو تھوڑا سا ان سے بڑا ہو، اور بڑا کر کے تو مختلف کمیٹیوں کے اندر بھی ڈالا جائے۔ تو جب اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم کسی کمیٹی کا سربراہ ہوگا تو بھائی وہاں وزیر خزانہ تو ممبر کے طور پہ ہی ہوگا نا، یا باقی اور اس طرح مختلف وزارتوں کے اندر تو وہ کنٹرول اپنا ہوگا۔ اچھا، وہ ایک اعزازی، اس کو کہا جاتا ہے اعزازی عہدہ ہے، اعزازی عہدہ ضرور ہے، مراعات، پروٹوکول، بیرون ملک، اندرون ملک، یہ سارے عللے تللے تو بنیں گے نا بھائی۔ اچھا، وزیر خزانہ ہے، خزانے کی چابی چونکہ اسحاق ڈار کو، تو نواز شریف کے خاص آدمی ہے اسحاق ڈار، یعنی اسحاق ڈار ہیں تو آپ سمجھے یہ اس وقت نواز شریف جو ہے وہ ہے، یہ اتنا ان کے مابین جو ہے وہ قربت ہے۔ تو اب ان معاملے کے اندر آپ یوں سمجھیے کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہیں بنانا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے، اور اب تک اسحاق ڈار جو بھی ٹرائی کر رہے ہیں تو اب بھی وہ سمجھیے کہ نواز شریف گروپ کا یہ ٹکراؤ ہے، اور یہ جو ٹکراؤ ہے اس کے اندر اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی سمبولیکل ہیں، لیکن بہرحال اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ کمپنی کہتے ہیں نا نہیں چلے گی، تو یہ پہلا ایک جنگ ہے، اس کو سرد جنگ کہیں، اس کو آپ گرم جنگ کہیں، جو بھی کہیں، تو نواز شریف اپنے ان ہتھ کنڈوں پہ آ گیا ہے، یہ اچھی بات ہے، اس کو اپنا کام ضرور جو ہے وہ عادت جو بندے کی ہو وہ ضرور کرتے رہنی چاہیے، لیکن وہ جب ڈیل کرنی ہو ڈیل کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ملک کے ساتھ مخلص کرنے کے لیے۔ تو اسحاق ڈار کے ذریعے جی گیم ڈال دی گئی ہے اور بدلہ لیا ہے وزیر خزانہ نہ بنانے کا۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں کے اندر جسٹس بابر ستار، ان کی جائیدادیں ہیں، انہوں نے فلاں کمپنیز کے ساتھ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ان کے خلاف ایک مہم شروع ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے PRO نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جو کہ
जस्टिस बाबर सत्तार के बिहाफ पे वो दी है और पूरे सबूत मतलब है पूरा उन्होंने बयानिया दिया है कि आओ इधर मैदान के अंदर, अगर कोई आप में दम है। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा है जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर ये प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी मुहिम जारी है, जिसके दौरान जस्टिस बाबर सत्तार की कॉन्फिडेंशियल मालूमात भी शेयर कर दी गई हैं। झूठ पर मबनी बेबुनियाद इल्जामात के साथ सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार की बीवी बच्चों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिए गए। अब ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ महकमों के अंदर ये किन के पास होते हैं, तो ये भी एक सवाल तो है। लेकिन टैक्स रिटर्न्स में वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के टैक्स रिटर्न्स में पहले से डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज की तफसीलात भी डाल दी गई है। जस्टिस बाबर सत्तार के बाद पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शरीयत नहीं है, लिहाजा शरीयत कोई नहीं है। जबकि बाबर सत्तार कोई आम बंदा नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून जबकि हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन इन्होंने की है। गैर मामूली सलाहियतों के अमल फर्ज की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमेरिका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला था। 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमेरिकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के बीवी बच्चे पाकिस्तानी और अमेरिकी शहरियत रखते हैं। 2021 तक जस्टिस बाबर सत्तार के बीवी बच्चे अमेरिका में रह रहे थे और जब बाबर सत्तार जज बने तो उनके बीवी बच्चे भी यहाँ शिफ्ट हो गए। बच्चों के पास बीवी के पास मुस्तकिल ग्रीन कार्ड मौजूद हैं अमेरिका के। जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला की ये तमाम चीजें मालूमात में है। जस्टिस बाबर सत्तार की वालदा 1992 से स्कूल चला रही है। जस्टिस बाबर सत्तार का उनकी वालदा के स्कूल में किसी किस्म का कोई मफाद नहीं है और ना ही वो मैनेजमेंट का अमल दखल है। जब वो वकील थे तो वो उसके लीगल एडवाइजर थे और उसके वो पेमेंट लेते थे। जस्टिस बाबर सत्तार के असासाजात की स्क्रूटनी उनके जज बनने से पहले जुडिशल कमीशन कर चुका है। जब उनको जज बनाना था तो ये तमाम चीजें जुडिशल कमीशन के सामने आई थी कि उनकी अमेरिका में क्या प्रॉपर्टीज है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितने पैसे हैं, असासे क्या हैं। तो वो ऑलरेडी चूंकि आ चुके हैं तो वही आप उन्हीं की बुनियाद में आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर एक बंदा कामयाब वकील है, खाता पीता है पहले से और फिर वो नौकरी करने के बाद उसके असासों में इजाफा नहीं हुआ तो ये एक सिंपल सी बात है। पुराने तो उसने जो डिक्लेयर किए हैं इसका मतलब है उसके कानूनी है। अच्छा, जज बनने से पहले वो जुडिशल कमीशन में कर चुके हैं। जितने भी असासे हैं वो उनको विरसे में मिले या उन्होंने खुद लिए, ये तमाम उनकी वकालत के दौरान के हैं। जैसे बाबर सत्तार ने अपने जज बनने के दौरान कोई रियल एस्टेट असासा नहीं दिया और कोई भी ऐसा केस नहीं सुना जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आता हो। तो ये जवाब उनकी तरफ से दे ही दिया गया। अब दूसरी तरफ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं काजी फायद ईसा साहब के जो मोहतरमा है सरीना ईसा साहिबा और उनका जो उस वक्त सारा मामला था, उन्होंने रसीदें नहीं दी थी और वो सेम जो शरीफ खानदान का पैटर्न था वो उसी पैटर्न पर जो है वो चले थे। अब इस सारे मामले के अंदर जो है वो शहजाद अकबर है वो चैलेंज दे रहे हैं इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो जवाब दिया है तो उन्होंने कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार गिव्स डिटेल्ड रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट ISI बैक्ड समीर campaign against him. Would Qadi Faiz Issa now give similar explanation of his 3 undeclared London flats? यानी ये जो जज है इन्होंने तो डिक्लेयर किए हुए थे ना पहले ही, तो क्या काजी फायद ईसा साहब अपनी जो अनडिक्लेयर्ड 3 प्रॉपर्टीज थी लंदन के अंदर उनकी बेगम की, क्या वो दे सकते हैं? अनडिक्लेयर्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, अनडिक्लेयर्ड स्पेनिश पासपोर्ट इन डिफरेंट नेम ऑफ हिज वाइफ, उनकी वाइफ के मुख्तलिफ नाम थे, दे सकते हैं? प्लीज रिमेंबर काजी फायद ईसा और मिसेज नेवर एक्सप्लेन एनी ऑफ द अबव एट एनी फोरम। तो ये वो कहते हैं वो अपनी एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं देंगे और शायद ये चूंकि उनके खिलाफ भी ये बात होती है कि काजी साहब ने शायद जो आज उनकी तबीयत के अंदर ये नरमी है वो उस वक्त उनकी सख्ती जो है उसको कम करने के लिए जो उनको फैसिलिटेशन का इल्ज़ाम बाद औक़ात लगाया जाता है, क्योंकि ये केस जो अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज थी लंदन के जो अपार्टमेंट्स थे जवाब इनका कोई नहीं था बकौल बहुत सारे लोगों के, तो ये शायद उस वक़्त जो उनको कुछ सहूलत मिली तो आज वो ये फैसिलिटेशन जो है उस तरादर में। बहरहाल हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, जो बातें होती हैं वो रिपोर्ट की हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।